साथ में यहाँ पे तैयारी करने के साथ साथ वो आरएस की भी तैयारी में लग गया। वो आज सुबह ही मुझे फोन किया था कि सर मैं आरएस की भी तैयारी कर रहा हूँ, और और मैं साथ में जो अभी एलडीसी की वैकेंसी आ रहा है उसके लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो बड़ा बड़ा ड्रीम देखना कोई गलत बात नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि वो कर सकता है तो फिर वो तैयारी भी करता है। तो आप लोग भी अपने ड्रीम को हमेशा बड़ा रखिए। क्वेश्चन है, ही एक्सक्लेम विद सोरो दैट his brother his brother died। क्वेश्चन जरूर लिखते चलेंगे। his brother died just 2 months before, just 2 months। ये क्वेश्चन है एसएससी मेंस का, आपको बताना है इसमें क्या गलती है, एरर बताना है। ठीक है, चलो इसको मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यहां से ये ए पार्ट है। ए, हिज ब्रदर डाइड, ये आपका बी पार्ट है। और जस्ट 2 months बिफोर, ये आपका सी पार्ट है। और आगे आपको दिया है कोई भी गलती नहीं है, नो एरर, ये सवाल। चलो भाई बताओ। यानी आज का जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है बिल्कुल मिक्स चलेगा, है ना। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कहाँ गलती है, किस पार्ट में गलती है। पक्का। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लेम। एक्सक्लेम प्रेजेंट है या पास्ट है? पास्ट है। ये कैसे बना है, सैड और सैड टू की जगह पे बीच में कंजंक्शन क्या आया है, दैट। डेट के बाद जो सेंटेंस आएगा वो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। यानी ये जो क्वेश्चन यहां पर पूछा है इसने, ये एक तरह से किस प्रकार का क्वेश्चन हुआ, टेंस से का भी क्वेश्चन बन सकता है, नरेशन का भी क्वेश्चन बन सकता है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके मेंस पेपर में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि स्टूडेंट को 2 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, एक टेंस और दूसरा नरेशन। तो यहां गलती है कहां? तो सर हमें ये जो डाइड लिखा है ना, इसकी जगह पे हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे क्या, हैड का इस्तेमाल। एरर किस पार्ट में था, बी पार्ट। पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर देखिए, देखो फ्रेंड, ये वाला जो पार्ट है, ही एक्सक्लेम विद सोरो, ध्यान से देखिएगा। एक्सक्लेम्ड विद सोरो जो है ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग स्पीच वाला काम कर रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं इसको। और डेट के बाद जो यहां से लेके यहां तक लिखा गया है, ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां पर ये कह रहा है कि यहां पे इसने ये लिखा हुआ है सैड और सैड टू, ये लिखा है। तो सैड और सैड टू आपका क्या होता है, पास्ट होता है, ये पास्ट। और जो रिपोर्टेड स्पीच है यहां पे उसने V2 का यूज किया है। तो जब यहां भी पास्ट है और यहां भी पास्ट है, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो इसका इनडायरेक्ट यहां पे कैसे बनेगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आप देख लो, डेट के बाद हिज ब्रदर हैड डाइड जस्ट 2 months बिफोर, 2 महीने पहले ही उसका भाई मर चुका था। यानी वो पहले ही मर चुका था, यानी 2 महीना पहले ही। तो यहां पे जो टेंस आएगा वो कौन सा टेंस होगा, ये वाला हैड प्लस V3 होगा। इस पूरे सेंटेंस से हमें ये पता चला। क्लियर हो गया सर। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा सवाल देखेंगे, थर्ड। चलिए ये सवाल आसान है, आप लोग करिएगा। कह रहा है कि सी सेट, क्वेश्चन जरूर लिखते चलेंगे, सी सेट कॉमा मैडम मैडम
आई हैव ए टीवी सेट, आई हैव अ टीवी सेट। इसको थोड़ा सा बनाइए। शी सेड मैडम आई हैव अ टीवी सेट। उम्मीद करता हूं आप बना सकते हैं। यस, शी सेड आई हैव अ टीवी सेट। हाँ जी, प्लीज बोर्ड पे थोड़ा सा देख लीजिए। बहुत आसान सवाल है। सी की जगह क्या लिखेंगे? सी। सैड की जगह क्या लिखेंगे? सैड। टोल्ड तब लिखते हैं जब यहां सैड टू होता, मैंने शुरू में पढ़ाया था। सी सैड किसको बोला? मैडम। सर और मैडम आएगा तो हम क्या लिखेंगे? रेस्पेक्टफुली। तो यहां मैंने लिखा रेस्पेक्टफुली। इस रेस्पेक्टफुली के बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने क्या लगाया? डैड। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। तो किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है भाई? सी। तो यहां पे हमने सी का क्या लिख दिया? सी। सी। अब ये क्या लिखा है? हैव। तो हैव का बनेगा हैड ए टीबी, और यहां हो गया शेड। बिल्कुल सही है। किस तरह का सेंटेंस है? हमें सेंटेंस बताओ। अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। समझ में आ गया ये वाला? नेक्स्ट। बिल्कुल हम आराम से चलेंगे, कोई दिकदारी नहीं है, समझते हुए चलिएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, लिखा है, लिखिएगा क्वेश्चन। कॉल द फर्स्ट, कॉल द फर्स्ट विटनेस, कॉल द फर्स्ट विटनेस, कॉल द फर्स्ट विटनेस, said the judge, said the judge, yes my dear, call the first witness, said the judge। बिल्कुल। किस तरह का सेंटेंस है भाई? इंपरेटिव है। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से चालू होता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये सैड द जज यहां पे कैसे लिख दिया, है ना? उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? रिपोर्टेड, गलत, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है, सेंटेंस के मिड पार्ट में भी हो सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसमें अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत लग रहा है तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, कह रहा है कि द जज, और सेड लिखना है, द जज सेड। तो जज जो होता है वो या तो ऑर्डर देगा, नहीं तो कमांड करेगा। ऑर्डर, कमांड। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिया, द जज, यहां पे हमने लिखा कमांडेड, है ना? किसको कमांड किया होगा? किसी को कमांड किया होगा। द जज कमांडेड, किसको? तब हमें यहां पे थर्ड पर्सन मानना पड़ेगा। किसी को, उन लोगों को कमांड किया, उन लोगों को। तो उनके लिए हम यहां पे लिखेंगे क्या? दैम। द जज कमांड दैम, क्या आएगा? टू कॉल द, और यहां लिखेंगे हम फर्स्ट, और ये हो जाएगा विटनेस। ये आपका सवाल बन। आप एसएससी का जब मॉक टेस्ट लगाएंगे, जब पेपर आप लगाएंगे, तो ये क्वेश्चंस आपको सैकड़ों बार देखने को मिल सकता है। चाहे वो केडी कैंपस का किताब हो, चाहे वो पैरामाउंट हो, चाहे मिरर ऑफ कॉमन एरर हो, चाहे अरिहंत की किताब हो, ये क्वेश्चन
ऐसा कोई इंग्लिश का टीचर नहीं है जिसकी किताब में ये क्वेश्चन नहीं दिया गया। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इस क्वेश्चन को एग्जामिन में बहुत बार पूछा गया है। तो ये समझ में आ गया। अगला सवाल, नेक्स्ट। हाँ जी। हम्म। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास ऑप्शन, मान लो एक ऑप्शन ऐसा भी दे दिया कि द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, और एक दिया है कि द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, दो दे दिया, तो फिर आप किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे? तो आपको मान के चलना पड़ेगा जज कमांड किसको करेगा, किसी ना किसी को तो करेगा ना। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जब ऑप्शन में देम नहीं दिया है, सब में नहीं दिया है, तब तो ठीक है, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस लगा देंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन में देम दे रखा है, देम या हिम दे रखा है, तो फिर हम वो जो माना है उसी के अकॉर्डिंग आंसर सेलेक्ट करते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस बार का सवाल थोड़ा सा लॉजिकल कंसेप्ट है ना, थोड़ा सा लॉजिकल है। चलिए लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सी शेड कोमा इन्वर्टेड कोमा, क्या कह रहा है? सी शेड आई विश आई वर ए क्वीन। ये क्वेश्चन, हाँ एच, कोई बात नहीं, चलिए। आई विश आई वर ए क्वीन। ओह माय गॉड, आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। शी सेड आई विश आई वर ए क्वीन, क्या इसमें गलती है बताइए? हाँ जी, शी सेड आई विश आई वर ए, कितने लोग इस क्वेश्चन को बता सकते? संदीप, आपसे उम्मीद है इसका आंसर का। चलिए मैं आपको समझाता हूं, इस क्वेश्चन को समझिएगा प्लीज, बोर्ड पे देखें। देखिए ये वाला जो पार्ट है, यहां पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यहां पे इमेजिनरी कंडीशन दे रखा है, इमेजिनरी कंडीशन दे रखा है। सबसे पहले आपको देखना है कि इमेजिनरी कंडीशन में क्या क्या होता है। तो आपने टेंस टॉपिक तो पढ़ा है, टेंस में कंडीशनल भी पढ़ा है, तो अब मुझे बता इमेजिनरी कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। तो इमेजिनरी में पहला वर्ड आपको मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट वर्ड, वो होता है इफ। इफ नहीं आएगा तो एज इफ आएगा, एज इफ नहीं आएगा तो एस दो आएगा, अगर एस दो भी नहीं आया तो फिर आई विश आता है, और अगर आई विश नहीं आए तो फिर क्या करते हैं? ही विशेष करते हैं, है ना जी। ये भी नहीं आए ना, तो एक और चीज बता देता हूं जो आपने पढ़ रखा है, उसको बोलते हैं इट्स टाइम। क्या? इट्स टाइम। ये नहीं आए तो फिर आएगा इट्स अबाउट टाइम, और इट्स हाई टाइम, पढ़े थे ना, इटीसी। सबसे पहले ये याद रखो, ये इमेजिनरी कंडीशन है, कंडीशनल क्लोज में आता है। अब देखो ये किस सेक्शन में दे रखा है, इस वाले पूरे सेक्शन को मैंने क्या पढ़ाया था आपको, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। बहुत बढ़िया, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका मतलब ये यहां पे लिख लो, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर हमें ये वर्ड दिख रहा है, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो टेंस से रिलेटेड कोई भी चेंज नहीं होता। यहां पे हम लिखेंगे नो चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस। तब इस सवाल को हम कैसे बनाएं, इसका आंसर क्या हो? बहुत आसान है, अब बहुत आसान है, अब तो बना लो इसको। चलिए यहां पे क्या लिखेंगे, सी, यहां सैड
कोमा इन्वर्टेड को हटा के डैड, ये आई विश को हटा दीजिए, आई विश को हटा दीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पे आई। तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, तो ये किसके अकॉर्डिंग सब्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा शी। वर है तो क्या लिखना है वर, सी वर ए, और यहाँ पे क्या लिखना है। अब तुम यहाँ पे ये जो आई विश है ना, कई बार तुम्हें दे देगा और कई बार आपको नहीं देता है, तो कई बार ऑप्शन में तुम्हें ये वाला यहाँ पे दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, इफ एस दो आई विश ही विशेष के बाद कोई भी सब्जेक्ट आता है तो आगे हम वर का ही प्रयोग करते हैं, ये आपको पढ़ाया गया था, याद आ रहा है। चल, याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा देख लो। इफ आई डैश ए किंग, अगर मैं राजा होता, तो आंसर क्या लगा रहे थे आप, वर लगा रहे थे। अब अगर ये आई की जगह ही दे दे, तुम्हारा नाम दे दे, इफ राम, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लिखा इफ रवि डैश ए किंग, ये दे दिया, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, तो सर यहाँ पे लगाएंगे वर। तो हमें ऐसे नहीं कि रवि के साथ वाज लगाना है, ये कंडीशनल सेंटेंस हमें जहां भी दिखता है इनके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर रहता है। ये पॉइंट हमने आपको कंडीशनल पार्ट में भी पढ़ाया। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यानी नेक्स्ट, हाँ देखो, केवल इसमें प्रोनाउन चेंज हुआ, टेंस कहाँ चेंज हुआ। इसको एक और तरीका है बनाने का, वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए, देखो आयुष, हमने यहां लिखा सी, क्या लिखा सी, और यहाँ पे क्या दिया इसने आई विश, तो अब हम यहाँ पे ना सैड की जगह ये भी लिख सकते हैं सी विस्ड, वो ऐसा विश कर रही है, सी विस्ड क्या डैड, है ना। और फिर आई की जगह क्या लिख देंगे शी, और फिर यहां लगा देंगे वर ए, और यहां लगा देंगे क्वीन। तो हम ऐसे भी दे सकता है, ये पूरा डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा दे रहा है तुम्हारे एग्जाम्स के अंदर, यानी आपका कंसेप्ट हर तरीके से क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। ऐसे ही बनाया था आपने, गुड, अच्छी बात। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बनाया आपने। ये मैं बताता, लेकिन मैं शुरुआत से चले ना, स्टेप बाय स्टेप, तो ज्यादा बढ़िया है। अब आपको दोनों पता चल गया हम कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखना है इसको, कई बार हम हटाते भी हैं, कई बार नहीं भी हटाते, ये चीज याद रखिएगा। एक अगला सवाल है 6 नंबर, नवनीत सेठ, नवनीत सेठ, नवनीत सेठ, प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करेंगे। इट इज टाइम, इट इज टाइम आई ओपन, आई ओपन द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, आई ओपन द इंस्टीट्यूट, इट इज टाइम आई ओपन द इंस्टीट्यूट। चलिए फ्रेंड, ट्राई करिए थोड़ा सा, याद रखिएगा इसको हम हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं, दोनों कंडीशन लागू होता है। ये बिल्कुल ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपसे क्या पूछ रहा है। यानी आज जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, पूरा नरेशन का रिवीजन हो रहा है एक तरह से, और जब तक मुझे नहीं लगेगा कि आपके नरेशन के क्वेश्चन बनने लगे, तब तक नया टॉपिक नहीं आएगा। हो सकता है कि कल भी आपका यही टॉपिक चले, प्रैक्टिस। चलिए थोड़ा बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नवनीत सैड का सैड लिख, सैड के बाद क्या लिखेंगे टैड। ये क्या लिखा हुआ है, इट इज टाइम लिखा हुआ है। तो अब ये इट कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सभी लोग थर्ड। तो भाई यहाँ पे हमने क्या लिखा इट,
इज की जगह क्या लिखेंगे? वॉज। इट वॉज टाइम। यहां तक हो। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? आई। तो आई नवनीत के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ही। अब यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं? देख लो प्लीज, देखो देखो, मोबाइल रख दो। गलती क्या करते हैं वो मैं बता देता हूं उनको। ये पास्ट दिख रहा है और ये पास्ट दिख रहा है, वो पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, ये पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लिखा है, इट इज टाइम। तो ये सीधा सीधा आपको यहाँ क्या लिखना है? ही ओपन द, और ये है इंस्टीट्यूट, फुल स्टॉप। ये चीज आप ध्यान रखिए, ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। मतलब आज का जो सेशन चल रहा है ये आपको कंफ्यूजेबल क्वेश्चन की तरह चल रहा है। मतलब आप जो पढ़कर आए हैं उससे थोड़ा हट कर है ये। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट सर। देखिए, नवनीत सेड दैट ही ओपन द इंस्टीट्यूट। ये इट इज टाइम को अपन ना हटाए तो ही ज्यादा बढ़िया है। आई विश को हमने कहा मेंशन कर दिया? विश्ड कर दिया था, तो इसको हमने यहाँ पे दिखा दिया, इट वाज टाइम। इससे ही तो हमें पता चल रहा है कि ये कंडीशन पे चल रहा है। इट वाज टाइम के बाद सब्जेक्ट आया है, आप पढ़िए, इट इज टाइम, इट वाज टाइम। तो इसके बाद सब्जेक्ट आता है तो आगे वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? सेकेंड फॉर्म। ये आपने टेंस में पढ़ा है, सेम वही कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। अब देखो, इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए कहां गया, इसको हटाओ, हटा दिए। अब इसको ऐसे भी पूछ सकता है, यहाँ पे टैक्स दे देगा और तुम्हारे सामने पहला ऑप्शन दे देगा यहाँ पे कि बेटा बताओ, यहाँ पे ओपनड आएगा और यहाँ पे लिख देगा हैज ओपनड आएगा, है ना, या लिख देगा आपका हैड ओपन आएगा। ये सवाल आपके पेपर में ऐसे भी तो आ सकता है, नहीं आ सकता है? थोड़े माइंड को बिल्कुल ओपन कर लीजिएगा पढ़ते वक्त, क्योंकि आप अब जिस स्टेज पे ये बैच आ चुका है वो एक अपने अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है। आपने जो जितना भी बेसिक लेवल था वो आपने सीख लिया है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपको कंफ्यूजन में डाल देगा। इसका आंसर क्या होगा आपका? ओपन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इजी सवाल दे देते हैं ना, चलिए थोड़ा इजी दे देते हैं तभी तो मजा आएगा। 7 नंबर लिखे, लिखिए द टीचर सेड टू द बॉय, द टीचर said to the teacher said to the boy। लिखा है do not abuse do not abuse anyone। प्लीज इस क्वेश्चन को करके बताइए। द टीचर said to the boys do not abuse anyone। किस तरह का सेंटेंस है? हमें तो सेंटेंस बताओ। हाँ, इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए इंपरेटिव है तो क्वेश्चन बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कैसे बनेगा भाई साहब? तो हम सबसे पहले लिखेंगे द टीचर। अब हमें इसको ना ऑर्डर्ड से बनाना है, ऑर्डर्ड। तो यहाँ सेड टू की जगह हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड किसको? ऑर्डर्ड द बॉय। क्या ऑर्डर किया? डू नॉट। डू नॉट बराबर क्या पढ़ाया था? टू नॉट या नॉट टू? नॉट टू, बिल्कुल सही। तो यहां आएगा नॉट टू। नॉट टू के बाद क्या लिखेंगे? एब्यूज। ये क्या लिखा है? एनी वन। तो ये हो जाएगा एनी वन। इस क्वेश्चन को अगर हम इससे बनाए, थोड़ा देखें, द टीचर, ये ऑर्डर की जगह हमने लिख दिया क्या? फोरबेड। द टीचर फोरबेड किसको? द बॉय। नोट आएगा? नहीं आएगा। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? टू, यहां हो जाएगा एब्यूज और ये हो गया एनी वन। क्लियर? तो आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन से क्वेश्चन को पुटअप किया जा सकता है। ऑर्डर्ड से भी पूछा जा सकता है, फॉरबेड से भी पूछा जा सकता है। याद रखना है, फॉरबेड आएगा तो नोट नहीं आएगा, ऑर्डर आएगा तो नोट आएगा। अगला सवाल इससे भी बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा। माई फादर सेड टू द चिल्ड्रेन, माई फादर माई फादर मेरे पिता ने बच्चों से कहा, माई फादर सेड टू द चिल्ड्रेन, या क्या कहा? इस क्वेश्चन को 4 तरीके से बनाना है, ध्यान रखना 4 तरीके से। डोंट गो नियर द डॉग, डोंट गो नियर द डॉग, कह रहा है कि कुत्ते के पास मत जाओ। माई फादर सेड टू द चिल्ड्रेन, डोंट गो नियर द डॉग। प्रोहिबिट से बनाइए। बनाओ बनाओ, कॉपी में बनाओ बनाओ। प्रोहिबिट से बनाना है, ध्यान रखना, पहला कंडीशन। दूसरा फोरबिट से बनाना है, और तीसरा आस्क्ड से बनाना है। 3 तरह से बनाना है आपको क्वेश्चन को। फोरबिट से सब बना सकते हैं इसको। माई फादर फोरबिड, मना किया। द चिल्ड्रन, बच्चों को मना किया। टू गो नियर द डॉग, कुत्ते के पास नहीं जाना। ये नेक्स्ट आपको आस्क्ड से देखना है। माई फादर आस्क्ड। अब कई बार बच्चे बोलते हैं, सर आस्क्ड तो आपने इंट्रोगेटिव में पढ़ाया था। कई बार ऐसे भी बोलते हैं ना, ये पॉइंट आएगा क्योंकि मैंने इंट्रोगेटिव में ही आस्क पढ़ाया था। कई बार याद रखना, इंपरेटिव में भी ऑप्शन में आपको आस्क्ड मिल सकता है। माई फादर आस्क्ड क्या? द चिल्ड्रन। तो भाई जैसे ही आस्क्ड आया, डोंट क्या में बदल जाएगा? नॉट टू गो नियर द डॉग, इसमें चेंज हो जाएगा। अब तीसरा है कि आपको बनाना है किससे? प्रोहिबिटेड से बनाना है। तो कैसे बनेगा? माई फादर प्रोहिबिटेड द चिल्ड्रन। यहां अब देखो, यहां से क्वेश्चन कैसे चेंज करता है एग्जाम। यहां से आपको एक फिल अप द ब्लैंक्स लगा के देगा, बोलेगा कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो प्रोहिबिट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आ सकता है? प्रोहिबिट फ्रॉम आता है। प्रोहिबिट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, ये याद रखिए। तो हमने यहां लगा माय फादर प्रोहिबिटेड द चिल्ड्रन फ्रॉम, यह आ गया फ्रॉम। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से कैसे बनाएगा? यहां ब्लैंक्स दे देगा और लिखेगा, बताओ क्या आएगा। ये फ्रॉम यानी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब हमेशा जेरेंट फॉर्म में होगा। यानी जो यहां गो लिखा है ना, ये गो यहां पे किस में बदल जाएगा? गोइंग में बदल जाएगा। गोइंग नियर द डॉग, इस तरीके से। हाँ जी, नहीं नहीं, माई फादर प्रोहिबिटेड द चिल्ड्रन फ्रॉम गोइंग नियर द। देखो यहां पे ऐसे कनेक्टर भी काम कर रहा है, और ये इसका लिंकिंग वर्ड के फॉर्म में भी काम कर रहा है। यानी प्रोहिबिटेड के साथ क्या आता है? फ्रॉम भी आता है। तो ये ऐसे भी काम कर रहा है। तो इसको ये याद रखना है कि अगर ऑप्शन में प्रोहिबिट दे रहा है तो आपका यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आ सकता है? फ्रॉम आ सकता है। यानी पूरे सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कितने तरीका हो गया बनाने का? 3। तो सबसे खतरनाक वाला तरीका इसमें कौन सा है? ये प्रोहिबिट वाला, जो अक्सर गलत कर सकते हो तुम एग्जाम के अंदर ऑप्शन में। अगला सवाल,
नहीं, हर में नहीं आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि माई फादर सेड टू द चिल्ड्रेन, माई फादर आस्क्ड द चिल्ड्रेन, मेरे पिता ने बच्चों से पूछा। यहाँ पे बच्चों से आस्क्ड का मतलब पूछना नहीं है, उसने आस्क्ड का मतलब कहना है। माई फादर आस्क्ड द, आस्क मतलब कहा उसको। तो ये तो प्रैक्टिस, यू नीड प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। मेरा काम है आपको कंसेप्ट बिल्कुल जीरो लेवल से लेके मैंने पढ़ा दिया है, हर तरह के सेंटेंस दिखा दिया। क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन सेशन लेकर आया हूं। देखिए, क्वेश्चन कराने का दो तरीका है, एक सीट दे दो बच्चों को, वो करा, और एक क्वेश्चन लिख के बताओ। मेरे हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, जो सामने क्वेश्चन लिखा होता है, तो आपको पूरा चीज समझ में आता है। अब जो सीट अगर दे दे, सीट तो देनी है मुझे आज नहीं तो कल। सीट देने से क्या होता है, कई बच्चा वो क्वेश्चन को देखता है, कहीं नहीं देखता है, चलो इसका ए इसका बी लगा के बढ़ जाए। लेकिन आज इस क्लास में जितना तुम इस 10 क्वेश्चन से सीख के जाओगे ना, उतना सीट से नहीं सीख पाओगे। तो आप यू नीड प्रैक्टिस, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है ना, देखो एसएससी मेंस में जब आज से 1 साल 2 साल पहले सीजीएल मेंस का पेपर जब होता था, तो एक्टिव पैसिव और नरेशन के 50% क्वेश्चन पूछता था। क्यों पूछता था भाई? अगर ये इतना ही इजी टॉपिक है तो इससे 50% क्वेश्चन कैसे पूछ देता था? वॉइस के 30-30 क्वेश्चन, 40-40 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन क्यों पूछता था? मतलब इस टॉपिक में कुछ तो बात है। अभी भी अगर मैंने नरेशन आपको बोल दिया ना कि कंप्लीट हो गया, तो समझ जाना कि अभी 40% ही तुमने पढ़ा है, 60% नहीं पढ़ा है। ये फैक्ट बात बता दूं आपसे। अगर मैं आज कह दूं कि अनाउंस कर दूं कि खत्म, तो समझ जाना सर ने केवल 40% ही पढ़ा है। और ये 60% कब कैसे कवर होगा? ये तब कवर होगा जब तुम क्वेश्चन देखोगे। ये हर अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट है इसका। सजेस्ट आ रहा है? अभी टेंशन मत लो, नाम ही तुमने ले लिया ना तुम्हारा, तुम मेरी मन की बात कैसे जान लेते हो। अगला क्वेश्चन सजेस्ट है। हाँ, यहाँ लिख सकते हो, माई फादर सजेस्टेड द चिल्ड्रेन नॉट टू गो नियर द डॉग, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ऑप्शन में क्या दे रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। तरीका आपको पता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। चलो एक बार बता दो, आर यू इंजॉइंग द सेशन? पक्का ना? आर यू फीलिंग बोर? ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी फील यू बोर, मुझे आपको बोर करने दो। चलिए अगला सवाल क्या है, लिखिए अक्षय सैड, अक्षय सैड लिखिए। अक्षय सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा। लिखिए व्हेन आई सो देम, अक्षय सैड व्हेन आई शो देम, व्हेन आई सो देम कोमा दे वर, दे वर रीडिंग ए बुक, दे वर रीडिंग ए बुक। हाँ जी, इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, जिस बच्चे का जो भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है, उसको लग रहा है कि सर मैंने आपसे टेंस पढ़ लिया है, तो एक बार दोबारा और पढ़ लेना। क्योंकि एक बार जब बच्चा पढ़ता है ना फर्स्ट टाइम, तो उसका कंसंट्रेशन नहीं होता। लेकिन जब वो सेकेंड टाइम आता है ना, तो उसको हर चीज पता होता है, अब वो क्वेश्चन पे फोकस करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइएगा, कितने लोग बता सकते हैं प्लीज? लिखा है अक्षय सेड व्हेन आई सो देम दे वर रीडिंग अ बुक, ये क्वेश्चन है। कंडीशनल नहीं है ये। व्हेन आई सो देम, जब मैंने उनको देखा, दे वर रीडिंग, याद करिए, लॉन्ग एक्शन शॉर्ट एक्शन पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था। किस टेंस में? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कितने क्लोज हैं? क्लोज कितना है? 2 क्लोज। क्लोज क्या होता है?
उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य यानी सेंटेंस का छोटा सा हिस्सा होता है जिसके खुद के सब्जेक्ट होते हैं और खुद का वर्ब होता है, लेकिन अपने अर्थों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। आई बात समझ में? यानी ये क्लॉज है। व्हेन आई सो देम दे वर रीडिंग, याद रखना, इससे आसान क्वेश्चन नरेशन में नहीं है। दिक्कत यह है कि आप जानते नहीं है कि करना कैसे, बस। बाकी ये बहुत आसान क्वेश्चन। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, इसमें टेंस से रिलेटेड कोई भी चेंज नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज इन अ सेंटेंस। ठीक है, इसका आंसर लिखते हुए चलिएगा। लिखिए इसका आंसर। अक्षय सैड, लिखो, अक्षय सैड दैट, अक्षय सैड दैट। देखिए इसमें आपको दो बातें बताता हूं। अक्षय सैड दैट, दैट के बाद व्हेन लगाओ, आई को ही में बदल दो, ही की जगह लिखो सो। देम थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन रहने दो। व्हेन ही सो देम, दे यहां पे फिर थर्ड पर्सन है, लिख दो दे वर रीडिंग ए बुक। Akshay said that when he saw them, they were reading a book. एक सवाल दे रहा हूं, आप लोग जरूर। हाँ, टेंस इसलिए चेंज नहीं हुआ कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें डबल क्लॉज का यूज किया गया है। एक्शन एक के बाद एक एक्शन हो रहा है। उसने देखा, वो किताब पढ़ रहा था। जैसे टेंस के कोडिंग, टेंस के कोडिंग नहीं बनेगा ये। इसमें एक एरर है। अरे कौन चलाने लग गया? संदीप आवाज लगाना थोड़ी देर बंद कर दो। चलो इधर देखो, इधर देखिए। ही said to me when are you coming, when are you coming, क्वेश्चन मार्क। ये सवाल देखो, ये आसान है। किस तरह का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। ये तो आप लोगों से आंख बंद करके बन जाएगा। यानी यहां क्या लिखोगे? ही। सेट टू की जगह आस्क्ड, आस्क्ड के बाद मी। यहां तक हो गया ना? अब एक काम करते हैं, देखो प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। एक काम करते हैं, हम यहां लगा देते हैं डेट। क्या लगा देते हैं? डेट। डेट नहीं आएगा, ये सबको पता है। डेट नहीं आएगा, मैंने जानबूझ के लगाया है। अब इसका जो कनेक्टर है वो कौन बनने वाला है? तो सर इसका कनेक्टर बनेगा यहाँ पे व्हेन। यहां लिख दिया मैंने व्हेन। इस व्हेन के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है? यू, सेकेंड पर्सन। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आई। आई के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वॉज। और यहाँ पे हम लिखेंगे कमिंग। अब ये मेरी बात को ध्यान से सुनो। ग्रामर का एक कंसेप्ट ये भी है कि WH वर्ड के बाद, सॉरी, WH वर्ड के पहले दैट का प्रयोग यानी किसी कंजंक्शन का यूज नहीं होता। ये एक कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया तो यहां भी क्वेश्चन उठाएगा। उठाएगा ना? मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन आपको दिया ताकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो। अब मुझे बताओ, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या अंतर है? बताओ। इसमें डबल क्लोज है, इसमें सिंगल क्लोज लिखा हुआ है। देखो ऐसा बात नहीं है। ये जो व्हेन आर यू कमिंग है ना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। किस तरह का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में जो WH वर्ड होता है
वही कंजंक्शन का काम करता है और डेट भी कंजंक्शन का काम करता है। तो हम डबल कंजंक्शन का यूज एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए आपको इस सेंटेंस में से किसको हटाना पड़ेगा, डेट को हटाना पड़ेगा। लेकिन यहां डेट नहीं हटेगा। अब स्टूडेंट को अगर ऐसे लिखवा दिया कि बेटा WH वर्ड से पहले डेट नहीं आता है और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो वो पहला गलती यही मारेगा कि डेट नहीं आएगा, क्योंकि उसने रट्टा लगाया हुआ है। समझ में आ गया सर? कितना प्यारा सेशन चल रहा है बताओ, है कि नहीं? जहां आपकी एकदम होशो हवास आज गुम हो गया। अभी तो बहुत क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, कल भी इनको चलने देंगे, कोई दिक्कत? कल चलने देना आराम से भाई, कोई जल्दीबाजी तो है नहीं। नरेशन टॉपिक कंप्लीट का मतलब कंप्लीट ही, फिर ये ध्यान रखना। हाँ, सीट तो हम 200 क्वेश्चन का देंगे, टेंशन मत लो। उसमें कितने क्वेश्चन है? 200। फिलहाल तो मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं सेलेक्टेड जहां तुम्हें डाउट क्रिएट कराता है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करता हूं। एक क्वेश्चन देखो, चलिए ये क्वेश्चन बनाइए आसान वाला। कह रहा है कि सी सेड, उसने कहा, कोमा, उसने कहा संदीप आई आई वांट टू टीच यू। सी सेड संदीप आई वांट टू टीच यू। उसने कहा कि संदीप मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती हूं। फटाफट बताओ। देखो आप थोड़ी देर में कितना कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत आसान सवाल है, देखो कुछ। देखिए पहले इस क्वेश्चन को ना सही तरीके से लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, सी सैड टू संदीप, ये ऐसे लिखा गया है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, आई वांट टू टीच यू, आई वांट टू टीच यू, ऐसे लिखा है। ठीक है, अब इसका आंसर, सी सेट टू को हम किस में बदलते हैं? टोल्ड। किसको? सी टोल्ड संदीप भैया, कोमा इन्वर्टेड कोमा डैड। आई की जगह क्या लिखेंगे? सी। वांट किस में बदल जाएगा? वांटेड। यहां क्या होगा? टू। टू के बाद टीच। यू आपका क्या है? यहां पे यू किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट। इधर देखो भाई प्लीज एवरीवन, ये जो टीच है ये वर्ब है ना, अगर ये वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो इस ऑब्जेक्ट की जगह यहां ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो यू का यहां पर क्या है? तो ये लिखा है संदीप, तो संदीप के लिए यहां पर क्या आ जाएगा? क्लियर है ना? मजे वाले क्वेश्चन। अगला सवाल, इससे भी बढ़िया सवाल। छोड़ दो छोड़ दो, काका को परेशान नहीं करो। चलिए एक क्वेश्चन लिखें। चलो क्वेश्चन, I told Ram do have a cup of tea. प्लीज देखो भाई देखो,
एक क्वेश्चन में ही टोल्ड दे दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या कहेंगे, सर आपने पढ़ाया था सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं, यहाँ तो टोल्ड ही दिया है, फिर क्या करेंगे? है कि नहीं? ये क्वेश्चन है। चल, सेट टू को टोल्ड में बदला, ये तो मैंने पढ़ाया था, लेकिन टोल्ड ही दे दिया है ये, अब क्या करेंगे? अब देखो, सबसे पहला चीज देखो मैंने क्या बताया, आप ये सेंटेंस को फोकस करिए, किससे स्टार्ट है? डू। और अगर सेंटेंस डू से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, तो वो क्या कर रहा है यहां पे, इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं, वो इम्फेसिस करता है किसी पर, किसी को रिक्वेस्ट करता है, सेंटेंस पे दबाव डालने का काम करता है। डू हैव अ कप ऑफ टी, आओ चाय पीते हैं, चाय पी लेते हैं। डू हैव अ कप ऑफ टी, ये बोलने का एक नया तरीका भी है, डू हैव अ कप ऑफ टी, मतलब हम सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं, आइए एक गिलास चाय पी लीजिए, ऐसे। तो फिर इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो बहुत आसान है, ये देखो। अब देखो, इसमें कंफ्यूजन स्टूडेंट को क्या क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। किससे स्टार्ट हो रहा है? डू से। तो पहले पहले बोलेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। भाई इंट्रोगेटिव होता है तो क्वेश्चन मार्क लगता, वो है नहीं यहाँ पे, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब कि कुछ अलग ही सेंटेंस है। ये इम्फेटिक, इम्फेसिस, इम्फेसिस का मतलब होता है दबाव डालना। तो ये कैसे बनेगा, इसको आप लिखना पड़ेगा, आई रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड राम। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। किस तरह का सेंटेंस है? इंपरेटिव, याद रखना, ये इंपरेटिव सेंटेंस है ये। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो कनेक्टर होता है वो कौन होता है? टू। आई राम टू, और डू यहां से हट जाएगा, इस डू की वजह से आपने यहां रिक्वेस्टेड डाला है। आई रिक्वेस्टेड राम टू हैव ए कप ऑफ टी, फुल स्टॉप। हाँ हाँ, अभी करा रहा हूं प्रपोज, चलो इसके बाद कराता हूं प्रपोज, अभी अभी कराते हैं। प्रपोज करने का तरीका भी तुम्हें समझाऊंगा कैसे करते हैं, टेंशन। पूरा पूरा A to Z कहानी चलेगी यहाँ। चलिए अगला सवाल देखो। चलिए नेक्स्ट, आई टोल्ड हर डू कम टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई टोल्ड हर, नहीं जैसे ऑनलाइन क्लास में ऐसे लिख के थंबनेल पे डाल दिया, एस के श्रवण सर ने क्लास में प्रपोज करने का तरीका बताया। फिर फिर इतना व्यू आएगा उस पे। इट्स ए पार्ट ऑफ नॉलेज। आई टोल्ड हर डू कम टुमारो, देखो इधर ये क्वेश्चन करो, डू कम, और यहां पे आ गया टुमारो, टुमारो। चलिए, आई टोल्ड हर डू कम टुमारो, बताइए। बहुत आसान है, बिल्कुल सही। आई रिक्वेस्टेड हर, डू हटा दीजिए, टू कम टुमारो। टुमारो का क्या लिखा था? क्या यहाँ नेक्स्ट डे आएगा? नहीं आएगा यहाँ पे। आई रिक्वेस्टेड हर टू कम टुमारो। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको डाउट पढ़ने के बाद भी आप डाउट में पढ़ने का रीजन ही है कि प्रैक्टिस मांगता है। मतलब एक टॉपिक के कम से कम 300 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे ना, तो समझ जाना कि तुम एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो। 300 क्वेश्चन, नो डाउट फ्रेंड। इनकम टैक्स ऑफिसर तुम बनने जा रहे हो यार, इतने बड़े, तुम बैंक पीओ बनोगे, इतने बड़े पोस्ट को होल्ड करेंगे आप, तो इसके लिए आपको ऐसे थोड़ी है कि इतना आसानी से जो जॉब लग जाएगा, तो इसके लिए आपको मेहनत तो चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल। चलिए अगला सवाल है। अब अब मैं समझाता हूं अगला सवाल में प्रपोज कैसे किया जाता है। लिखिए,
रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा, रवि सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, लेट अस डांस टुगेदर, लेट अस डांस टुगेदर, लेट अस डांस टुगेदर। रवि सेड टू मी लेट अस डांस टुगेदर, रवि ने मुझसे कहा कि आओ साथ मिलकर डांस करते हैं, है ना, ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? देखो भाई प्लीज बोर्ड पे देखो, सभी लोग बोर्ड पे फोकस करिए। इसका पहला पॉइंट आपको चेक करना है क्वेश्चन में। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? लेट अस। अगर आपके क्वेश्चन में लेट अस आता है, लेट अस, तो इस लेट अस के लिए आपको दो बातें याद रखनी है। कितनी बातें? दो बातें। पहला पहला याद रखना है, या तो आप लिख सकते हैं वी शुड, क्या लिख सकते हैं? वी शुड। और नहीं तो हम लिख सकते हैं यहां पे दे शुड, क्या लिखेंगे? दे शुड। ये पहला चीज याद रखना है। लेटस आए तो क्या करना है? वी शुड या दे शुड। ये क्लियर हो गया? अब देखो इधर, अब ये कह रहा है कि ये जो शुड है आप सबको पता है मॉडल होता है, मॉडल के बाद आप क्या लगाते हैं? V1, या V1 लगाएंगे, और वर्ब हो गया, वर्ब के बाद आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। यहां पर हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, ये वाला पार्ट। वी शुड के बाद ये लेटस आएगा तो ये कंपलसरी आएगा ही आएगा। अब दूसरा बात देखो, अगर लेटस आता है तो लेटस आएगा तो ये जो आपका सैड है या आपका सैड टू है, ठीक है, सैड और सैड टू, इसको चेंज करते हैं। इसको किस में चेंज करेंगे? तो इसको हम चेंज करेंगे सजेस्टेड। सजेस्टेड माने सुझाव देना, और नहीं तो हम इसको चेंज करेंगे किस में? प्रपोज्ड में। प्रपोज्ड का मतलब यहाँ प्रस्ताव रखना है, ठीक है, प्रस्ताव रख रहा है कि आओ साथ मिलकर खेलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका आसान बन गया। कैसे? आओ देखते हैं। रवि की जगह हम क्या लिखेंगे? रवि। सेट टू की जगह क्या लिखेंगे? रवि सजेस्टेड। अच्छा अब मुझे ये बताओ एक बात, कि सजेस्ट के बाद मैं टू लगाऊं या नहीं लगाऊं? रवि सजेस्टेड मी होगा या रवि सजेस्टेड टू मी होगा? क्या होगा? रवि सजेस्टेड टू मी, रवि सजेस्टेड टू मी। और कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगाएंगे? डैट। इसका कनेक्टर कौन होगा? डैट। ये भी आप यहां पे मेंशन कर लेंगे कि यहां पे जो कनेक्टर इसका आएगा वो कनेक्टर होगा आपका डैट। कनेक्टर, कनेक्टर आपका होगा डैट। कह रहा है कि रवि सजेस्टेड टू मी डैट। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है? लेटस। तो लेटस के लिए तुम्हें देखना है कि ऑप्शन में क्या दे रहा है। चलो एक मिनट के लिए वी शुड ले लेते हैं। वी शुड, शुड के बाद हमारा क्या आ गया? डांस। ये हो गया आपका डांस, और ये हो गया आपका टुगेदर। वी शुड डांस टुगेदर। तो जब भी आपके क्वेश्चन में लेट अस आता है तो पहला चीज आपको याद रखना है, आपको यूज करना है वी शुड या दे शुड। सेड और सेड टू की जगह प्रपोज्ड या सजेस्टेड। प्रपोज भी टू लेता है, सजेस्टेड भी टू लेता है, ये बात याद रखिएगा। प्लीज कंटिन्यू करें। सर देखिए यहां पे रवि के लिए नहीं कह रहा, ये लेट अस है ना, अस को चेंज कर रहा है वी में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अस आएगा तो वी शुड दे शुड में से एक आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे चलें, ये समझ में आ गया? हाँ सर बिल्कुल, एक बार रिपीट करते हैं, चलिए क्वेश्चन के साथ रिपीट करते हैं। अगला सवाल,
देखिए, रवि सेड टू किशोर, रवि सेड टू किशोर, रवि ने किशोर से कहा, क्या कहा? लेट अस, लेट अस गो फॉर ए वॉक। चलिए सुभाष, खड़े हो जाइए और इसका आंसर बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से देखो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रवि। बोलो इसमें किससे स्टार्ट किया है? और लेट अस अगर आता है तो सेड और सेड टू की जगह क्या लिखते हैं? सजेस्टेड या प्रपोज। चलो यहाँ प्रपोज लिख देते हैं। रवि प्रपोज किसको? रवि प्रपोज टू किशोर। बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया? हाँ ठीक है। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के तो यहां हमने लगा दिया अटैक। बहुत बढ़िया। ये क्या है? लेटेस्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वी शुड, नहीं तो दे शुड। हमारी जो अंदर की इच्छा जो भी कर रहा है वो तुम लिख दो। क्या कर रहा है इच्छा? अच्छा, दोनों में से कोई सा भी इच्छा क्या कर रहा है वो बताओ। हाँ, दे शुड। चलो कोई बात नहीं, दे शुड लगा दिया। दे शुड। अब मुझे बताओ शुड क्या है? बोलो सर, मॉडल है। मॉडल के बाद कौन सा वर्ब आता है? V1। तो V1 यहां पर कौन है? तो यहां लिख दिया मैंने गो। गो के बाद क्या लिखेंगे आप? ऑब्जेक्ट। तो यहां लिखा है फॉर ए वॉक। उम्मीद करता हूं आपको समझाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। बैठ जाइए, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम हो गया क्या? हाँ हाँ सही है। वी शुड, दे शुड, जैसा ऑप्शन दिखे वैसा आंसर। एक और क्वेश्चन, इसके बाद आप लोग चले जाना, लास्ट। ठीक है, कम से कम 15 क्वेश्चन कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन है ना? 15। एक लास्ट क्वेश्चन रहने दूं क्या? एक क्वेश्चन। अगर देखो क्वेश्चन लोग नहीं करने के पीछे दो कारण है। या तो उसको बोरिंग फील हो रहा है, अरे सर हाँ, अरे ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। द विजिटर टोल्ड मी दैट, लास्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं, सर के ऊपर नहीं जाने देंगे। द विजिटर टोल्ड मी दैट, द विजिटर टोल्ड मी दैट ए पार्ट, he come from Calcutta, he come from, he come from Jaipur to discuss, to discuss B part. He come from Jaipur to discuss some of the important, some of the important, some of the important issues with me. C, no error. D, बताओ। जिस क्वेश्चन से हमने शुरुआत किया था उसी से मैंने एंड कर दिया। एरर दिख रहा है सभी को? कहाँ एरर है? विजिटर टोल्ड, टोल्ड आपका क्या है? पास्ट। डेट आपका क्या है? कंजंक्शन। इसके बाद ये वाला सेक्शन गलत है, यानी हमारा किस पार्ट में है? बी पार्ट में एरर है। यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा हैड। बात समझ में आ गई? आज के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, इसी सेशन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अब जो जो स्टूडेंट हमारे नहीं आए हैं उनके लिए सूचना, अगर इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका नरेशन पढ़ना बेकार है।
इसीलिए इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। एक बार बोल दीजिए राधे राधे। हाँ देखो, ये मेरा भाई जो है ना, इसको एक बार मुझे लगता है दोबारा से पढ़ाना ही पड़ेगा। भाई मेरे, अब मुझे ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? कम। कम के बाद ये क्या लिखा हुआ है? कैम। और केम का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? कम। यानी V1 इज इक्वल टू V3। अब ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हैड। कौन सा वर्ब आएगा? V3। क्या हो जाएगा? आ? वो आप बना के देख लेना घर पे। ठीक है, इसको बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। कल के क्लास में और क्वेश्चन लेकर आएंगे इससे बढ़िया बढ़िया।